सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का सावित्रीबाई फूले पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली कक्षा में आपने पंडिता रमाबाई पाठ पढ़ा है। उस पाठ में आपने देखा कि पंडिता रमाबाई किस प्रकार से कितनी परेशानियों का सामना करते हुए शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। उसी प्रकार सावित्रीबाई फूले ने भी इस अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए एक प्रथम शिक्षिका वो बनी। कैसे किन किन मुसीबतों का सामना करते हुए, किन किन परेशानियों उनके जीवन में आई, उनका सामना करते हुए उन्होंने पहली कन्या पाठशाला खोली और उसका निर्माण करवाया और उन्होंने पढ़ाई शुरू करवाई। किन प्रकार की कुरीतियों का सामना उनको करना पड़ा, इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। कक्षा 8 एकादश पाठ 11वां पाठ सावित्रीबाई फूले, पेज नंबर 76 से। बच्चों, तो पेज नंबर 76 निकालिए और पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। आप सब बच्चे जानते हैं शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय से वंचित रहे हैं। बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो इस शिक्षा प्राप्ति का जो अधिकार है इससे वंचित रहे हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। बहुत सारा संघर्ष, लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, तब जाकर ये शिक्षा का जो अधिकार है उन्हें प्राप्त हुआ है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। जो खास रूप से जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा बाधाएं आई है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि महिलाओं में सबसे आगे सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। सावित्रीबाई फूले ने किन किन परेशानियों का सामना किया और किन किन गतिविधियों को उन्होंने करते हुए अब प्रथम शिक्षिका वो बनी। तो आइए बच्चों, पाठ को प्रारंभ करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, अर्थ लिखिए। जहां कठिन शब्द आपको लगे वहां उसका हिंदी अर्थ लिख लेना पेंसिल की सहायता से। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते, इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। ऊपरी निर्मित, ऊपर बने हुए, चित्रम पश्यत, चित्र को देखो, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम, इस चित्र, यह चित्र, कस्यचित्, किसी, पाठशालायाः वर्तते, किसी पाठशाला का है, किसी विद्यालय का है। ये देखो, ये ऐसा ही विद्यालय उन्होंने बनाया जहाँ पर देखो ये बच्चे पढ़ रहे हैं और ये स्कूल का मैदान है। यहाँ पर शिक्षिकाएं आ रही है और यहाँ पर कोई और लोग खड़े हैं। ये लोग कौन हैं, इनके बारे में भी आपको पता लगेगा। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम, यह, सामान्य पाठशाला नास्ति, नहीं है। इयम अस्ति, यह है, महाराष्ट्रस्य, जो अपना महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ प्रथमा कन्या पाठशाला, वहाँ की ये पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात, घर से, पुस्तकानि, पुस्तकों को, आदाय, लेकर के, चलती, चलती है। एक शिक्षिका है जो अपने घर से पुस्तकों को लेकर के विद्यालय की ओर चलती है। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह साधारण पाठशाला नहीं है, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। ये आप इस चित्र में देख रहे हो कि एक शिक्षिका है जो अपने घर से पुस्तकें लेकर के चलती है। और बच्चे क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं, उनके ऊपर फेंक फेंक के उनको मारते हैं। ये देखो पत्थर के टुकड़े, देखो पत्थर के टुकड़े फेंक रहे हैं। कोई बच्चे हैं जो धूल फेंक रहे हैं, धूल मिट्टी उनके ऊपर फेंक रहे हैं। इस चित्र में स्पष्ट रूप से आप देख रहे हो कि ये घर से
आए हैं। और यहाँ पर देखो ये सब लोग कोई पत्थर फेंक रहे हैं, कोई धूल मिट्टी उनके ऊपर फेंक रहे हैं। किन प्रकार की मुसीबतों का सामना उन्होंने किया है, और लेकिन वो अपने लक्ष्य पर अडिग रही। आगे, मार्गे कश्चित तस्या ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आल्पन्ति सा अध्यापने संलग्नाः भवति तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति केयं महिला अपि यूयम् इमां महिलां जानीथ इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। हिंदी और जानेंगे बच्चों। मार्गे, मार्ग में, रास्ते में, कश्चित तस्या, कोई उनके ऊपरी, कोई उनके ऊपर, धूलिम, धूल को, मिट्टी को, कश्चित कोई, च और कोई, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति फेंकता है। जब वो आते हैं घर से, जब वो आती है शिक्षिका, तब कोई तो उनके ऊपर मिट्टी फेंकते हैं और कोई उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परम, परंतु, सा वह, स्वदृढ़ निश्चयान, अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती, कभी नहीं विचलित हुई, अपने दृढ़ निश्चय से वो अडिग रही, कभी भी वो विचलित नहीं हुई। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी, बालिकाओं से, कन्याओं से, सविनोदम आल्पन्ति, सविनोदम कहते हैं हंसी मजाक, हंसी मजाक को, आल्पन्ति करती हुई, हंसी मजाक को करती हुई, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह पढ़ाने में लगी रहती थी। आल्पन्ति करती हुई, सविनोदम हंसी मजाक, वह हंसी मजाक करती हुई आल्पन्ति लगी रहती थी। सा अध्यापने, वह अध्यापन में, पढ़ाने में, संलग्ना भवति, संलग्न रहती थी, पढ़ाने में लगी रहती थी। तस्याः स्वकीयम, उनका स्वयं, स्वकीयम अपना भी, उनका स्वयं का, अध्ययनम अपि, अध्ययन भी, सहैव साथ ही, प्रचलति चलता था, उनका अध्ययन भी साथ ही चल रहा था, वो भी साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी। के अयम महिला, कौन है यह महिला, अपि भी, यूयम तुम सब, इयम इस महिलाम जानित, तुम सब भी इस महिला को जानो, जानित जानो, महिला, महिला को, यूयम तुम सब, इमाम इस, इन तुम सब भी इन महिला को जानो। इयम एव, यह है, महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र के प्रथमा महिला, पहली महिला शिक्षिका, यह कौन है, यह महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला शिक्षिका है, जिनका नाम क्या है, बोलो बच्चों, सावित्रीबाई फूले नामधेया। नामधेया मतलब नाम वाली, जिनका नाम सावित्रीबाई फूले है, जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों। मार्ग में कोई उन पर धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती। अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। जो सावित्रीबाई फुले हैं उनका अध्ययन भी साथ ही चलता है। कौन है यह महिला, कौन है यह महिला? क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? क्या तुम जानते हो इस महिला को? यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका। यह महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला शिक्षिका है। इसका नाम सावित्रीबाई फुले है। इनका नाम क्या है बच्चों? सावित्रीबाई फुले है। आगे ये चित्र देखो, ये है सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। नववर्षदेशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। सो अपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, यतो हि स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता
अध्ययनम अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। हिंदी जनवरी मासस्य जनवरी माह के तृतीय दिवसे तीसरे दिन, जनवरी माह के तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी को 1831 में 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान ने, नायगांव उनका गांव का नाम था, नायगांव, उस स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री जन्मी, सावित्री का जन्म हुआ, सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी, इति अभिधीतो, ऐसा जाना जाता है, ऐसा उनका नाम है। तो सावित्रीबाई फुले की माता का नाम क्या है बच्चों, बोलिए, लक्ष्मीबाई, और पिता का नाम क्या है बताइए, खंडोजी, उनके पिता का नाम खंडोजी। नववर्ष देशिया, 9 वर्ष की उम्र में, सा वह ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, परिणीता मतलब ब्याही गई, उनकी शादी हो गई, उनका विवाह हो गया। कब, नववर्ष देशिया, 9 वर्ष की उम्र में, जब वो सिर्फ 9 साल की थी तभी उनकी शादी ज्योतिबा फूले महोदयन, ज्योतिबा फूले महोदय से उनकी शादी हो गई। यतोहि, इसलिए, स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थक आसीत्, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, वह थे और नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों आप जानते हो, जब आप पढ़े लिखे हो, नए बच्चे हो, तो आप जानते हो कि स्त्रियों की शिक्षा कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी है। जब वो ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, तो वो जानते थे कि स्त्रियों की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए स्त्री शिक्षा के वो प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में, सावित्रीबाई फुले के मन में स्थिता, जो स्थित थी, अध्ययन अभिलाषा, अध्ययन करने की जो अभिलाषा उनके मन में स्थित थी, उत्साहम प्राप्त थी, वह उत्साह को प्राप्त हो गई। अर्थात उनके पति ने भी कह दिया कि तुम आगे पढ़ाई करो, इसलिए उनके मन में जो इच्छा थी वह गति को प्राप्त हो गई। उन्होंने पढ़ाई प्रारंभ करना शुरू कर दिया और पढ़ाई को प्रारंभ रखा। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों, जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री जन्मी, अर्थात सावित्री का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। 9 वर्ष वाली वह ज्योतिबा फूले महोदय से ब्याही गई, अर्थात जब इनकी शादी हुई तब ये कितने वर्ष की थी, 9 वर्ष की। वे भी तब 13 वर्ष के ही थे। ज्योतिबा फूले भी तब कितने वर्ष के थे, 13 वर्ष के ही थे, क्योंकि वह इसी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हो गई, अर्थात गति को प्राप्त हो गई। इतः परम सा आग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यवात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तथा अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। जैसा कि हिंदी जानेंगे बच्चों, इतः इसके आगे, सा उन्होंने, स आग्रह, जब उनके पति ने ज्योतिबा फुले ने उन्हें आग्रह किया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तब आग्रह से, आग्रह करने पर आंग्ल भाषाया, अंग्रेजी भाषा किया भी, अपि मतलब भी, अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययनम कृतवती, उन्होंने अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1848 ईस्वी में पुणे नगरे, पुणे नगर में, जो अभी वर्तमान में पूना है, सावित्री ज्योतिबा महोदयन, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ में कन्यानाम, कन्याओं के कृते, कन्याओं के लिए प्रदेशस्य, प्रदेश का, महाराष्ट्र राज्य का, प्रथमम पहला विद्यालयम, विद्यालय आरभत, आरंभ किया। उन्होंने सावित्री ने ज्योतिबा फुले के साथ में मिलकर के पूना नगर में कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए राज्य का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम, उस समय, सा केवलम,
जब यह विद्यालय प्रारंभ हुआ उस समय वह केवल 7 वर्ष देशीय आसीत, वह सिर्फ 17 वर्ष की थी। बच्चों देखिए 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने विद्यालय प्रारंभ कर दिया, विद्यालय उन्होंने खोल दिया। 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे 1851 में ईस्वी में अस्पृश्यान छुआछूत, अस्पृश्यात मतलब छुआछूत, तिरस्कृत बाहर निकाल दी गई, छुआछूत से बाहर निकाल, तिरस्कृत हुई, अपमानित हुई, समुदायस्य समुदाय के बालिका नाम, जो अपमानित हुई, छोटे समाज की, जो जैसा कि लिखा हुआ है छोटे समाज की लड़कियां जो छुआछूत से बहिष्कृत थी, परेशान थी, उनके लिए बालिका नाम, बालिकाओं के लिए अपमानित जो बालिकाएं थी उनके लिए पृथकतया अलग से तया अपरह विद्यालय प्रारब्ध, अलग से विद्यालय प्रारंभ कर दिया। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, इसके आगे उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। जब उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। सन 1848 ईस्वी वर्ष में पूना में सावित्री ने ज्योतिबा जी के 7 कन्याओं लड़कियों के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। उस समय कितनी उम्र थी उनकी? 17 वर्ष की उम्र में ही। सन 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए, छुआछूत उस वक्त बहुत ज्यादा छुआछूत चलती थी, छुआछूत करते थे लोग, तो उससे जो अपमानित हुई उन लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। जब लड़कियां छुआछूत करती थी, ऐसी धारणा उनके मन में थी उस समय, तो उन बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। आगे सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत् विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता, फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढ़ो सह भागिताम अत्यज्यत। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्र आवृता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म, उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्तः कूपात् जल उद्धरणम अवार्यत। हिंदी जानेंगे बच्चों। सामाजिक कुरीतियां, जिस प्रकार समाज की जो बुराइयां थी उनसे सावित्री महोदया ने मुखरम आगे बढ़ चढ़ करके विरोधम अकरोध विरोध किया। जो समाज में जो बुराइयां थी, छुआछूत करते थे लोग, इन बुराइयों के प्रति उन्होंने क्या किया? आगे बढ़ करके जोर शोर से इसका विरोध किया। विद्वानाम शिरोमुंडनस्य, जो स्त्री विधवा होती थी, अर्थात जिस स्त्री का पति मर जाता था, उसको उस वक्त शिरोमुंडन करना पड़ता था, पूरे बाल हटवाने पड़ते थे। तो वो ऐसी सामाजिक कुरीतियां उस समय थी। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन का निराकरणाय निवारण के लिए सा किसके लिए आया यहाँ पर? सावित्रीबाई फुले के लिए। सा साक्षात वह स्वयं नापिते नाइयों से मिली, वो साक्षात नाइयों के पास गई, उनसे मिली कि तुम ऐसा क्यों करते हो। फलतः फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जब उन्होंने नाइयों से बात की, बाल काटने वाले समाज के लोगों से बात की कि तुम विधवा स्त्रियों के बाल क्यों काटते हो, तो इसके फलस्वरूप केचन कुछ नापिता, कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ो सहभागिता, इस रूढ़ी परंपरा में अत्यज्यत छोड़ दी। इससे क्या हुआ? जब वो साक्षात नाइयों से मिली तो बहुत सारे नाई ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे वर्कर थे जिन्होंने इस परंपरा को छोड़ दिया, वो बाल काटने नहीं जाया करते थे। एक बार सावित्र्या मार्गे, सावित्री ने मार्ग में दृष्ट देखा, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा, यत् की कूपम निक्षा, कुएं के पास, कुएं के समीप शीर्ण वस्त्र आवृता, फटे पुराने वस्त्रों में ढकी हुई, तथा कथिता, जैसा कि उन्हें कहा गया, निम्न जातिया, कि ये तो निम्न जाति की महिलाएं हैं। काश्चित नार्य, कुछ नारियां, कुछ औरतें, कुछ महिलाएं, जब जैसा कि उन्हें निम्न जाति की महिलाएं कहा और वो फटे पुराने वस्त्रों से ढकी हुई थी,
जलम पातु, जल पीने के लिए याचते स्म, याच रही थी, याचना कहते हैं मांग रही थी, वो जल पीने के लिए मांग रही थी। कुएं के आसपास बहुत सारी औरतें थी और कुएं के पास में भी थी, तो वो थोड़ा दूर थी और वो उन महिलाओं से जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय, कुएं के जस्ट पास में उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी, उच्च वर्गीय उपहास कुर्वंत कर रही थी। और जो ऊंचे वर्ग की, जैसा कि कहा गया है, ऊंचे वर्ग की महिलाएं, अभी ऊंच नीच कुछ नहीं होती है, सब समान है, लेकिन ऊंचे वर्ग की महिलाएं उन बेचारी जो फटे पुराने कपड़ों से ढकी हुई थी उन पर उपहासम कुर्वंत, उपहास कर रही थी। कुपात, कुएं से जल उद्धरणम, जल पीने से अवार्यत, रोक रही थी, और वो जल पीना चाह रही थी, जल मांग रही थी कि हमें जल पिला दो, तो उन्हें वो रोक रही थी, भगा रही थी उन्हें कि नहीं, तुम जल नहीं पी सकती। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों, सामाजिक समाज से संबंधित बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवाओं के सिरों को मुंडवाने का निराकरण, प्रथा बंद करने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली, नाइयों के पास गए, उनसे मिली, उनसे बातचीत करी, जिससे क्या हुआ, जिसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी, वो नहीं गए। फिर एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी अर्थात ढकी हुई कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी, और वहां पर ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थी, उन्हें दूर भगा रही थी कि तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे। आगे, सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न अशक्नोत, सा ताम स्त्रिय निज गृहम नीतवती, तड़ागम दर्शित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत, सार्वजनिको अयम तड़ागः, अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनाय फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। हिंदी जानेंगे बच्चों। सावित्री एतत् अपमानम, जिस प्रकार से वह शीर्ण वस्त्रों में महिलाएं जब पानी पीने के लिए मांग रही थी तो ऊंची जाति की महिला उन्हें रोक रही थी। इस को देख करके, इस प्रकरण को देख करके जब उन्होंने सावित्री बाई ने ऐसा देखा, तब सावित्री एतत् अपमानम, सावित्री ने यह अपमान को सोढुम न शक्नोत, नहीं देख सकी, उस अपमान को नहीं सहन कर सकी। साताम, वह उन महिलाओं को, उन स्त्रियों को निज गृह, अपने स्वयं के घर में नीतवती ले गई। जब उन्होंने यह नहीं देख सकी वो, तो उन महिलाओं को वो अपने साथ अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा, और तालाब दिखा करके अकथयत कहा, और सावित्री ने उन महिलाओं को तालाब दिखाते हुए कहा, क्या कहा, यथ की यथेष्टम जलम नयत, जितना तुम्हें जल चाहिए उतना जल ले लो, जितना जल तुम्हें पीना है उतना जल पी लो, जितना तुम्हें जल लेना है उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह तालाब सार्वजनिक है अर्थात सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात्, इस जल ग्रहणे, इस तालाब से जल ग्रहण करने में नास्ति नहीं है जाति बंधनम, किसी प्रकार की जाति का बंधन नहीं है कि निम्न जाति की महिला यहाँ पानी नहीं पिएगी या उच्च जाति की नहीं पिएगी, यह सभी के लिए है अर्थात सभी यहाँ पर पानी पीजिए, यहाँ पर कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, सावित्रीबाई फूले मनुष्यों की समानता के लिए और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा समर्थित, हमेशा समर्थन किया, पूरी तरह से हमेशा समर्थन किया, सर्वदा हमेशा सर्वथा पूरी तरह से समर्थन किया, हमेशा मनुष्यों की स्वतंत्रता के लिए और समानता के लिए उन्होंने हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्था नाम, ये दो संस्थाएं थी
स्थापना है, उनको स्थापित करने के लिए फूले दंपत्यों अर्थात सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले उन दोनों का अवदानम महत्वपूर्णम, उन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। किन किन में महत्वपूर्ण योगदान है? महिला सेवा मंडल में और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह में, उन दोनों का महत्वपूर्ण ही योगदान है। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है, सावित्री यह अपमान को नहीं सह सकी, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहो उतना जल ले लो, जितना चाहो उतना जल पी लो, यह तालाब सार्वजनिक है अर्थात सभी का है, इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है, इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है। उसने मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह वह हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों आगे, सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन सञ्चालितवती। दुर्भिक्षकाले प्लेग काले च सा पीड़ितजनानाम् अशान्तम् अविरतम च सेवाम अकरोत्। हिंदी और जानेंगे बच्चों। सत्यशोधक मंडल गतिविधियों, उनकी गतिविधियों में, सत्यशोधक मंडल की गतिविधिषु अपि भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, अत्यधिक सक्रिय थी। जो सत्यशोधक मंडल है उसकी गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय रही। सत्यशोधक मंडल क्या है? जब उन ज्योतिबा फूले को लगा कि ये छुआछूत ऊंची नीची जाति क्या है, तो उसकी सत्य की खोज के लिए इन्होंने सत्य की खोज करी, उसे सत्यशोधक मंडल कहते हैं। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था। अस्य मंडलस्य, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां, उत्पीड़ित समुदाय के स्वाधिकारान, अपने उनके सब अधिकार के लिए प्रति जागरणम, जागरूक करना। जो समुदाय हैं, जो सताए हुए समुदाय हैं, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं, संस्था मतलब संस्थाएं, अनेक संस्थाएं प्रशासन कौशलेन, अपने प्रशासन करने का जो कौशल था उससे संचालित होती, उन्होंने संचालित की। दुर्भिक्ष काले कहते हैं अकाल के समय। प्लेग काले, जब प्लेग रोग का प्रसार हुआ। बच्चों जिस प्रकार से अभी कोरोना महामारी चल रही है, उसी प्रकार उस वक्त उस समय प्लेग रोग चल रहा था। उस प्लेग रोग के च और सा, वह पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों के लिए अश्रांतम, बिना थके, अश्रांतम का बिना थके, अविरतम लगातार सेवाम अकरो, सेवा की। अकाल के समय प्लेग रोग में जब पीड़ित लोगों की, प्लेग रोग में उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके लगातार सेवा की। किन्होंने? सावित्रीबाई फूले ने। हिंदी और जानेंगे बच्चों। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना था, जागरूक करना। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया था। अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों को बिना थके सेवा की, बिना थके हुए लगातार उन पीड़ित लोगों की सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तवे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। तस्याः काव्ये संकलन द्वयं वर्तते। काव्य फूले कौमा सुबोध रत्नाकर च इति। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदयायाः
जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतव्यम। बच्चों हिंदी देखेंगे, सहायता सामग्री, जब सहायता अर्थात प्लेग रोग से जो पीड़ित थे उन्हें सहायता करने के लिए जिन सामग्री, जो भोजन, जो दवाइयां की आवश्यकता थी, उसकी सामग्री की व्यवस्था में सर्वथा हमेशा प्रयासम करो, तो उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, जब ये प्लेग रोग फैल रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था, तब महारोग के प्रसार के समय में सेवा रता, उन्होंने सेवा में रत रही, अर्थात लगातार दिन रात सेवा की। सा वह स्वयं असाध्य, और इतनी सेवा की कि वो स्वयं भी इस बीमारी से पीड़ित हो गई, स्वयं असाध्य रोगेण, इस असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। 1897 तब एक स्त्राब्द अर्थात 1897 में निधनम गता, उनका निधन हो गया। सावित्री बाई फुले 1897 में उनका निधन हो गया। किससे हुआ? इस प्लेग रोग से पीड़ित होकर के उनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, सावित्री बाई साहित्य रचना, जो उन्होंने रचना करी, पुस्तकें लिखी, उसमें भी वह महीयते आगे है, अर्थात वह साहित्य रचना में भी आगे है। तस्या काव्य संकलन, उनके काव्यों का संकलन दो काव्य संकलन है, अर्थात उन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर च इति। कौन कौन सी पुस्तक है? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर, 2 पुस्तकें लिखी है। किसने लिखी है? सावित्री बाई फुले ने लिखी है। भारत देशे महिला उत्थानस्य, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधनाय, गहन जानकारी के लिए, अगर आपको जानकारी लेनी है कि महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ, तो उसकी जानकारी के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरितम, उनके जीवन चरित्र को अवश्य ही अवधेयम पढ़ना चाहिए। उनको जीवन से अपने को शिक्षा लेना चाहिए कि महिलाओं का उत्थान कैसे हुआ, उनके बारे में पढ़ना है तो सावित्री महोदया का जीवन काल पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में सुनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया, लगातार प्रयास किया। महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर सन 1897 में स्वर्गवासी हो गई, अर्थात वो शांत हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री आगे है, उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। बच्चों, सावित्री बाई फुले ने कैसे अपने जीवन में कितनी मुसीबतों से सामना करना पड़ा, और अंत में देखो उन्होंने असाध्य रोगी लोगों को सेवा करते हुए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। बच्चों, अगर महिलाओं के उत्थान के बारे में आपको जानना है तो इनका जीवन चरित्र बहुत ही प्रेरणादायक है। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।